अब आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन का एक सिंहावलोकन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एनडीए प्रथम यानी मोदी जी की जो सरकार आई थी उसका एक प्रमुख कार्यक्रम था जो 2015 में शुरू हुआ था। पर अगर इस साल के चुनावी भाषण में हम देखें या चुनावी प्रक्रिया में हम देखें तो स्मार्ट सिटी मिशन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, यह चर्चा का विषय नहीं है। तो स्वाभाविक है 15 में शुरू हुआ था, 25 में आप मेंस लिखेंगे, 10 साल पर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भी 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सोचा कि प्रासंगिक इसको करा दिया जाए स्मार्ट सिटी मिशन को। और स्मार्ट सिटी मिशन को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑब्वियस है। शहर अर्थव्यवस्था के केंद्र होते हैं यानी जीडीपी के केंद्र होते हैं, इसीलिए मैंने आप कोई भी चाहे स्मार्ट सिटी या शहर के बारे में कुछ भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे में आज के बाद से आप वहां पर जीडीपी को भी जरूर लेके आएंगे, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक सेंटर है शहर। अगर शहर बेहतर होंगे, स्मार्ट होंगे तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज से शहरीकरण की चुनौतियां और उसका सलूशन यानी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां इकोनॉमी की एंट्री जरूर कराएंगे, तो इसीलिए यहां पर लगाया गया। इसके बाद जीएस1 सोसाइटी सिलेबस ही है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज यानी उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। तो शहरीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा क्यों महत्वपूर्ण होता है स्मार्ट सिटी मिशन, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको जिक्र किया था कि आपके अंदर पॉलिसी एनालिसिस करने वाली एक गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी क्या है, एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का शहरों को उन्नत करने के लिए, शहरों को अपग्रेड करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको इसका एनालिसिस यानी इसका प्रोज, इसका कॉन्स, इसका जो भी गुण और अवगुण है दोनों विषयों पर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और विद फैक्ट के सपोर्ट के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। तो आइए जरा समझते हैं। मॉडल क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे आपके लिए एक प्रश्न का जिक्र करेंगे 2016 में। भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता, देख लीजिए सीधा क्वेश्चन आया हुआ, 15 में आया तो 16 में क्वेश्चन आ गया। भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया। ठीक है, भारत में शहरीकरण की जो स्थिति वो आपको बताना। स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द स्मार्ट सिटी, यानी पूरा फोकस स्मार्ट सिटी पर है ना, बाकी स्टार्टिंग में भारत में नगरीय जीवन की स्थिति क्या है उसके बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह उस टाइम की लेकर के आपको लिखेंगे। लेकिन अपना उद्देश्य क्या है देख सकते हैं, आपको केवल ये बताना, चूंकि हम फोकस स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पर, भाई स्मार्ट नगर कार्यक्रम का उद्देश्य और उसके अलावा रणनीति आपको बतानी, यानी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम देख सकते हैं 16 में आया हुआ। मेरे बच्चों बड़ा मजेदार होता है अगर आप थोड़ा घुस के पढ़ाई करते हैं। स्मार्ट सिटी अगर फेल हो रहे हैं 2015 में ही एक क्वेश्चन है, क्या गजब है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो भारत सरकार की तरफ से शुरुआत की जा रही, देखिए दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। भारत सरकार कह रही कि हम शहरों को स्मार्ट बनाएंगे, 2015 में उसने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कर दिया। और 2015 में यूपीएससी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन रख रहा है जो शहरीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए भी एक पॉइंट के रूप में काम करेगा। यानी ये क्वेश्चन सोल्यूशन है कि भारत में स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज। अब आप लीजिए, कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन आप लेके आओ, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर हम स्मार्ट विलेज नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसी स्टेटमेंट को आप स्पष्ट कीजिए इस उद्देश्य के साथ कि गांव को शहरों के साथ जोड़ा जाए, एक दूसरे के यानी गांव को शहरों के पूरक के रूप में डेवलप किया जाए। इसका मतलब वो इस प्रश्न में कह रहा है, भैया हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन अभी आपके टाइम पे, स्मार्ट सिटी मिशन एससीएम, वो कह रहा है कि इसको रूरल डेवलपमेंट से कनेक्ट करो। मतलब जैसे हमें गांव को आधुनिक बनाना पड़ेगा। गांव को आप आधुनिक कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कोई आपके पास मॉडल होना चाहिए। उस मॉडल का नाम है पूरा प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। आप देख सकते हैं डॉक्टर कलाम साहब का ये एक विजन था, और ये विजन क्या था, एकदम ध्यान से, ग्रामीण नगरीय एकीकरण, यानी ग्राम और नगर को हम एक दूसरे के पूरक के रूप में डेवलप करें। पूरा क्या था कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज, यानी शहरी सुविधाओं को, देखिएगा क्या मास्टर क्लास था, शहरी सुविधाओं को गांव में अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो ऐसे में हम ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही शहरों पर जो अतिरिक्त जनसंख्या आ रही है और शहरों के संसाधनों पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है उससे भी हम निजात पाएंगे। यह स्कीम थी और यह बड़ी प्लान थी। ऐसा नहीं था कि केवल एक हर एक गांव, इसमें कहा गया था कि हम गांव का क्लस्टर बनाए। क्या बनाए, यानी 25, 30, 40, 50 गांव का एक समूह बनाए, बच्चे क्लस्टर बनाए, और यहां पर हम अर्बन एमिनिटीज जो भी शहरी, यानी जैसे शिक्षा के केंद्र खोलें, जैसे अस्पताल खोले, इसके अलावा हम यहाँ बिजनेस के सेंटर बनाए, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री खोल दें, इस प्रकार के, यानी जो शहरों में उपलब्ध है यहां पर उपलब्ध करा दें। तो क्या होगा, यहां पर शहर है और यहां पर गांव है। आप देख सकते हैं कि शहर और गांव के बीच में एक और यूनिट तैयार हो जाएगी जो इस देश के विकास की एक नई इबारत लिखे। ये उनका विचार था, यही इसमें पूछा गया है। स्मार्ट, तो मेरा कहने का मतलब स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव, ये सब आपसे पूछता है, इसलिए मॉडल क्वेश्चन आपको बना दिया गया है। The smart cities mission was conceptualized to deal with the challenges arising due to urbanization। शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की कल्पना की गई थी। बिल्कुल की गई थी भाई, कि शहरीकरण की जो चुनौतियां उनका समाधान करेंगे, बेहतर शहर बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाइल डिस्कसिंग द सक्सेस या फेलियर ऑफ द एससीएम, यानी स्मार्ट सिटी मिशन सजेस्ट मेजर्स ऑन हाउ टू मेक द सिटीज स्मार्टर इन इंडिया। इस संबंध में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता असफलता दोनों पर चर्चा की, यानी कहां तक ये सफल रहा, कहां पर ये चिंता का सबक बना है। भारत में शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, इसके उपाय सुझाएं। भारत में शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, तो ये जो भारत में शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, ये पॉइंट आप एकदम रट लीजिएगा, क्लास पॉइंट है और फाइनल आपका गेम रेडी है। और मैं फिर से कहूंगा कि जो भी बच्चे ऑनलाइन गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अमूमन ये सब बातें लोग खुलेआम नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। बच्चे देखो, अगर हम
यहां पर आपसे हमने क्या कहा, ऑप्शनल एथिक्स ऐसे नहीं, 3 बेस पर हम सिलेक्शन मेंस का पकड़ेंगे। इसके बाद हम प्रीलिम्स को अभी से फोकस करें, आप सबको पता है, यानी साल भर बचा है, अभी भी साल भर से ज्यादा है और हमने प्रीलिम्स पकड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, जीएस 1 2 3 में जितने क्वेश्चन यूपीएससी के आए सबके मॉडल आंसर दूंगा। बट मेरे बच्चे, आपको यही हिंदू करना, इसी हिंदू से पेपर 1 2 3 आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। जो बच्चे का प्रीलिम्स पढ़ना उतना आपका रहता है, उससे ज्यादा किसी को याद वाद रहता नहीं। कंटेंट कम करिए, प्लान बेहतर करिए, सिलेक्शन की तरफ आप जाइए, ये हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो जो मैं कर रहा हूं बस उसी हिसाब से, इसलिए यूट्यूब पे बताया, आप सब भी बच्चे एक रणनीति जो आपने पकड़ी हुई है ऑप्शनल एथिक्स से, छोड़नी नहीं। एक प्री और उसी साल अंतिम होगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सब तो अपन करने जा रहे हैं, क्या ही नहीं करने जा रहे। हो गया ये, अब आगे बढ़ते हैं। जीएस 1 हिस्ट्री। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री कैसे आ गया? पहली यूनिट भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ कला, और क्या पूछ लिया? नगरीकरण पूछ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना, लो भैया। और संस्कृति, संस्कृति में रोक देना क्योंकि दोनों ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश दिया? लीजिए, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग, लो भैया, एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस कीजिए। तो ये सोल्यूशन में आएगा, समाधान क्या है, हम भाई वहां से भी सीख सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए इंडस वैली वाला नहीं आता तो भी अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसके समाधान में अंत में एक पॉइंट हम लिख ही सकते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना से हम सबक ले सकते हैं कि किस प्रकार से उनके शहर प्लान थे। 2 पॉइंट मैंने आगे लगाए हुए हैं, रट के उसको, अगर आपको मौका मिला, शब्द आपको इजाजत दे रहे हैं मेंस में, तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो इतना जिक्र करना भी और उसको अंडरलाइन कर देना, आपकी स्मार्टनेस परीक्षक के सामने तक लेके चली जाएगी। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। ए से टारगेट 150, आज से एक नई शुरुआत है कि आज से पीवाईक्यू और मॉडल एसे मैं यहीं पर करूंगा लाइव क्लास में, पीडीएफ में कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि एसे के लिए मेरा एक नया प्लान दिमाग में है जो कल आपके सामने आएगा, ठीक है ना, और यहीं पर यूट्यूब पर ही फ्री ही, ध्यान से समझे। तो एसे के लिए, तो आज इसमें हम एसे कौन सा करने जा रहे हैं, ठीक है। आप एक एसे लिखेगा मॉडल एसे, जिसका एक छोटा सा पार्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। विरासत, विरासत नवाचार के अवसर प्रदान करती है, लिखिएगा, विरासत नवाचार के अवसर प्रदान करती है। अब आप इसके बारे में लिखिएगा निबंध, विरासत नवाचार। अब मैं यहां हल्का सा जिक्र कर देता हूं कि विरासत नवाचार के अवसर कैसे प्रदान करती हैं। तो विरासत यानी सिंधु सभ्यता की विरासत, नवाचार के अवसर कि हम वहां से सीखें और उसमें कुछ बेहतर करके, और भारत के शहरीकरण या जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं उसको हम कैसे और बेहतर बनाएं। तो विरासत नवाचार के लिए आधार भूमि प्रदान करती है। इस पर आप कुछ लिखिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप इस पर 1200 शब्द लिखिए, नहीं, इस पर आप मुश्किल से 150 शब्द, यानी सोचने की कला ऐसे में अब मैं डेवलप कराने जा रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज तो आसानी के साथ अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम यही पार्ट करने जा रहे हैं, विरासत। प्रीलिम्स ऑब्वियस है, इकोनॉमी भी और बहुत कुछ है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज अ मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम अनाउंस इन जून 2015, बताइए भैया, जून 2015 में घोषित एक प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम। फ्लैगशिप का मतलब होता है बेटा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ठीक है ना। और मिशन ने कुछ मानदंडों के आधार पर स्मार्ट शहरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, और मिशन का लक्ष्य देश भर में 100 शहरों को नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। इनमें से कितने कथन, यानी हाउ मेनी, मतलब काउंटिंग आपको करनी। अब आप इसका आंसर करिएगा, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्मार्ट शहर क्या है? देखिए, स्मार्ट शहर की कोई एक परिभाषा नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए तो 2009 से स्मार्ट सिटी शब्द अखबारों में चर्चा का विषय बनता है। अब स्मार्ट शहर की मैंने कहा ना कि कोई भी एक रेलिवेंट यानी अकेली रेलिवेंट डेफिनेशन नहीं है, और जो कुछ भी है याद रखिएगा किस रूप में परिभाषित किया जाता है, वो अर्बन प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, जैसे डीएलएफ के मालिक के द्वारा, ऐसा आप समझ सकते हैं जिन्होंने गुड़गांव बनाया, शहरी नियोजकों द्वारा परिभाषित किया गया है। तो अर्बन प्रैक्टिशनर्स यानी शहरी नियोजक किस रूप में परिभाषित करते हैं, जरा देखिएगा, वो कहते हैं हवाई अड्डों, राजमार्गों और अन्य प्रकार के संचार के नेटवर्क के मजबूत एकीकरण के साथ, जरा ये सब रहेंगे, यानी शहर में सिंपल भाषा में हवाई अड्डे रहेंगे, राजमार्ग रहेंगे और अन्य प्रकार के संचार के नेटवर्क के मजबूत एकीकरण के साथ निर्मित नई सिलिकॉन घाटियों, उन्नत आईसीटी के साथ एक तथाकथित बौद्धिक शहर के रूप में परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और यहां पर आते हैं, अब आता है, ये होगी डेफिनेशन, सरकार की भूमिका, यानी इन्हीं शहरी नियोजकों के साथ सरकार साझेदारी करती है और बेहतर शहर का निर्माण करती है। तो आई थिंक कि शहर की डेफिनेशन आपने सीखी और सरकार कैसे उसमें सहयोग करती है, दोनों बातें आपने सीखी। अब तीसरी चीज, स्मार्ट सिटी मिशन, यानी उसी उद्देश्य को पूरा करता हुआ जो डेफिनेशन में लिखा हुआ, हालांकि कोई एक परिभाषा नहीं है। जून 2015 में यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम रहा, यानी सरकार का मुख्य कार्यक्रम शहरों के विकास के लिए। यह भारत सरकार का एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग, यानी रेट्रोफिटिंग का मतलब शहर सुधार कार्यक्रम है, जिसका मिशन देश भर के 100 शहरों को नागरिक अनुकूल और सस्टेनेबल बनाना है, धारणीय बनाना है। यानी अपने उद्देश्य में बड़ा प्योर है कि सतत विकास लक्ष्य आने से पहले ही सतत विकास लक्ष्यों में भी सस्टेनेबल सिटी की संकल्पना, धारणीय शहर की संकल्पना है। और ये 2015 में आकर के मोदी जी ने चौका मारा, धारणीय शहर हम पहले ही लेकर के आ गए। धारणीय शहर की संकल्पना हमारे यहां पहले से ही है, याद रखिएगा। मिशन का उद्देश्य जरा ध्यान से देखिएगा, द मिशन एम्स उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ और धारणीय वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं, यानी शहरों को और मजबूत करना स्वाभाविक रूप से। अब आता है मिशन के अनुसार स्मार्ट शहर क्या। मिशन ने स्मार्ट सिटी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। इसमें कहा गया कि स्मार्ट सिटी की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं,
स्मार्ट सिटी की अवधारणा विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, संसाधनों और शहर के निवासियों की आकांक्षाओं के आधार पर शहर दर शहर और देश दर देश भिन्न होती है। ये स्मार्ट सिटी की जो गवर्नमेंट की साइड, ये वहीं से निकाला गया, इसलिए इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं एज इट इज इसको पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा हूं। यूरोप की तुलना में भारत में स्मार्ट सिटी का अर्थ अलग होगा, यहां तक कि भारत में भी स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक तरीका नहीं है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। अब आता है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से। इसके दो मुख्य पहलू थे। पहला पहलू था क्षेत्र आधारित विकास, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, और इस एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत 3 प्रकार के कंपोनेंट या घटक शामिल थे। यानी हम क्या करेंगे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शहर हैं मौजूद हैं उनका हम नवीनीकरण करेंगे, यानी उसमें हम सुधार करेंगे, जिसे हम कहते हैं रीडेवलपमेंट या पुनर्विकास। दूसरा रेट्रोफिटिंग यानी शहर सुधार, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी सुविधाएं। और तीसरा शहर का विस्तार करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम शहर के बाहर के एरिया में हरित क्षेत्र परियोजनाएं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो पहला था इसका एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यूपीएससी क्या कर रहा है कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के अंदर भी घुस सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया गया था, या कहां तक एक बेहतर फेजिबल या एक अच्छा मॉडल है। तब आपको पता ही नहीं अगर कि क्षेत्र आधारित विकास क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर दिक्कत है। तो पहला ये हो गया। और दूसरा हो गया एक आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड पैन सिटी सोल्यूशन, यानी संचार प्रौद्योगिकी वाले शहर का निर्माण और पूरे शहर को एक प्रकार से नेटवर्क के जाल में बांध देना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड बहुत कुछ। तो ये 2 चीजें शामिल थी, इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद कहा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन में कुल 6 श्रेणियां शामिल थी, जिनमें ई गवर्नेंस, इसको रख लीजिएगा। यानी स्मार्ट सिटी में जिस पर फोकस किया गया था, अगर आपसे फोकस पूछ ले तो आप क्या कंटेंट लिखेंगे? फोकस था ई गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन यानी बेस्ड मैनेजमेंट, इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन, इसके साथ एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, अर्बन मोबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। देख सकते हैं इसके उद्देश्य कितने बेहतर। स्किल डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत एक उद्देश्य था, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखिए। यानी इसका एम, इसका विजन बहुत अच्छा। मिशन के लिए लगभग एक अच्छा फंड भी दिया गया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अलग रख दिए गए, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संकल्पना को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अभी आप समस्या क्या देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संकल्पना का इस्तेमाल बहुत कम यानी न्यून रूप में हुआ है, बहुत कम। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या क्या इसमें, फिर इसके बाद इसकी आलोचना पे आएंगे। इसके बाद आता है मिशन डिले हो गया। मिशन को 2020 में ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन ये 2024 तक अब जा चुका है। आगे कब तक जाएगा इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, या कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है। इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी इसकी जो विशेषता है, जिसको हम कमी भी कह सकते हैं, वो क्या है, यानी इसमें हम कमियों पर आ रहे हैं कि इसमें मिशन को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए देश में शहरी प्रशासन जो आज चल रहा है ना, शहरों का प्रशासन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा, उस मॉडल से हटा करके इसका एक अलग मॉडल दिया गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी जो शहर का प्रशासन, यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत जो शहरी प्रशासन के निकाय हमने बनाए, इसका उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा, और शायद असफलता का जिम्मेदार भी, यानी अभी तक जो बेहतर नहीं हो पाया है, वह भी एक रीजन है। यानी ये अपने अप्रोच में कहीं ना कहीं इस एक चीज के कारण संकट में रहा, या यहां चर्चा अभी आगे विस्तार से होगी, मैंने आपको बता दिया, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बेहतर चीज, एक ब्यूरोक्रेट यानी आईएएस या बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि या अन्य जो भी शहर पर काम करने वाले एक्सपर्ट होंगे, उनके नेतृत्व में एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी अधिनियम के तहत बनाया और पंजीकृत किया। यानी शहरी प्रशासन से, मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूं, इसका शहरी प्रशासन से कोई संबंध नहीं रहा, पहला। दूसरा, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, आप सबको पता है, यानी किसी विशेष यूनिट को डेवलप करने के लिए जब एक अलग से एंटिटी बनाई जाए, उसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एक अलग व्हीकल बनाया गया जो स्मार्ट सिटी मिशन को आगे बढ़ाएगा, जिसकी लीडरशिप या तो किसी एमएनसी के प्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट या अन्य किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में होती है, जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि निर्वाचित काउंसिल है, उसकी भूमिका नहीं थी। फिलहाल आप इतना समझिए। अब आइए जरा देखते हैं इसकी आज की स्थिति क्या है। तो अगर 26 अप्रैल यानी 2024 का डेटा हम देखें, शहरी मंत्रालय का जो डैशबोर्ड है, तो अब उसका पूरा डेटा दिया गया है कि जो पैसा अभी तक हमने मतलब 2 लाख करोड़ खर्च करना था, वो पैसा 16% यानी हमने कम किया है। यानी हमने कैपिटल का जो फ्लो होता है वो कम कर दिया, 16% पैसा अभी तक कम दिया है, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कुछ जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत सी परियोजनाएं अभी भी कंप्लीट नहीं हुई और चले जा रही हैं, जबकि हम 24 में पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा डेटा आप याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और डेटा है कि मिशन के तहत लगभग 10 शहरों द्वारा शुरू की जा रही 400 परियोजनाओं के जून 2024 की विस्तारित मतलब कि 20 में कंप्लीट होनी थी, 24 तक सरकार ने समय बढ़ाया है, लेकिन फिर भी 10 शहर जो 400 परियोजना अभी चला रहे हैं, वो 24 तक पूरी नहीं हो पाएगी, याद रखिएगा। और अगला, अगर फंडिंग पैटर्न को देखें, जैसे आप क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, तो इस योजना में कल्पना की गई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा काम किया जाएगा, लेकिन केवल 5% पीपीपी मार्ग से फंड आया है, ओनली 5% के आसपास। तो इसका मतलब हम पीपीपी मॉडल पर भी इसको बेहतर ढंग से आगे नहीं बढ़ा सके। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये फेल कहां हुआ। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में एक बड़ा अच्छा, एक एक्सक्लूसिव, इसको हम कह सकते हैं एकांतिक योजना बन गई। एकांतिक का मतलब क्या है? एक्सक्लूजन, यानी अकेले चल रही है, नगर पालिका से इसका कोई संबंध नहीं है, नगर परिषद से इसका, नगर निगम से इसका कोई संबंध नहीं। तो आप देख सकते हैं यह एक एकांतिक योजना बन गई, जिसमें शहर के भौगोलिक क्षेत्र का 1% से भी अधिक हिस्सा विकास के लिए नहीं चुना गया।
शहर इतना बड़ा, इसका केवल 1% हिस्सा विकास के लिए चुना गया। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ को इसके तहत पहली किस्त में 196 करोड़ रुपए मिले और यह पैसा केवल एक सेक्टर 43 में ही लगा करके खत्म हो गया। तो यहां क्या बताना चाह रहे हैं, यानी जिस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ वह इंप्लीमेंटेशन कमजोर रहा है, याद रखें। मैकिन्से की रिपोर्ट कहती है कि अब फंड की बात आ रही, पहला तो ये हो गया। दूसरा आता है मैकिन्से की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक अगर भारतीय शहरों को रहने योग्य बनाना है तो $1.2 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन जो हम पैसा दे रहे हैं जो अभी वह 0.027% है, यानी हमारी आवश्यकता का 0, यानी हमारे पास फंडिंग भी नहीं है। इसलिए इस योजना के प्रति बहुत कम आकर्षण था सरकारों का भी। समझ गया हमारे देश में, इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र एवं राज्य के चुनाव एक साथ अगर नहीं होंगे तो देश विकास के पथ पर बेहतर ढंग से आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या। अब सेंट्रल इलेक्शन खत्म, फिर दिल्ली का इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद और कहां भी फॉलो, इसके अतिरिक्त स्मार्ट शहरों के लिए डिजाइन किया गया एसपीबी मॉडल 74वें संवैधानिक संशोधन का रूप नहीं था। मतलब जो हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, ठीक है, जिसके ऊपर स्मार्ट सिटी के इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई, इसका नगर पालिका नगर निगमों से कोई संबंध ही नहीं रहा। यह एक बहुत बड़ी कमी रही है, याद रखिएगा ये सारी बातें। और इसकी रूपरेखा टॉप बॉटम वाली थी, यानी ऊपर से निर्देश आता था, नीचे इसका अनुपालन किया जाता था, और जिसके कारण से यह बेहतर नहीं कर पाया। इसके अलावा इसकी सीमित सफलता, यानी एकदम से सफल नहीं रहा, लिमिटेड सक्सेस के पीछे और भी बहुत से कारण रहे हैं। आप देख सकते हैं स्लो प्रोग्रेस, यानी धीमी प्रगति, और समय सीमा को पूरा ना कर पाना, वो सारी बातें मैंने स्टार्टिंग बता दी। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, यानी वित्तीय बाधाएं, धन की कमी, अभी मैंने बताया 0.something%। इसके अलावा इसमें नागरिक भागीदारी का अभाव रहा है। आप स्वयं विचार करें कि कितनी बार आपने इस चर्चा में भाग लिया कि स्मार्ट सिटी क्या है, और कितनी बार मीडिया, सरकार, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक भी चीज नहीं। नागरिक भागीदारी का अभाव यहां पर लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी नागरिक भागीदारी अगर शहरों में बढ़ानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर मान लीजिए सरकार चाहती तो बॉन्ड के द्वारा नागरिकों की भागीदारी को बढ़ा सकती थी। बॉन्ड का मतलब जैसे जेम्स बॉन्ड ने स्मार्ट सिटी बॉन्ड सरकार जारी करती, शहरों के लोग उसे खरीदते, यानी जो 100 शहर चुने गए थे, और सरकार के पास फंड आता, उस बॉन्ड पर एक निश्चित समय, यानी उसकी मैच्योरिटी पर नागरिकों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता, ऑब्वियस है, और सरकार के पास पैसा आता, नागरिकों की भागीदारी अपने अपने शहरों में बेहतर ढंग से सुनिश्चित होती। तो अगर हम बॉन्ड पर जाते, यानी स्मार्ट सिटी बॉन्ड, हालांकि इसका उत्तर तो होता है नगर पालिका बॉन्ड, यानी जो नगर पालिकाएं इशू करती हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो नगर पालिका बॉन्ड बहुत पहले से जारी किए जा रहे हैं। वैसे ही स्मार्ट सिटी बॉन्ड, ना आप नागरिकों को अपने साथ जोड़ेंगे कैसे? जैसे हम लोग जब आपके साथ बात करते हैं तो आपसे कहते हैं भाई बताओ हमारे बारे में, ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, तब आप कनेक्ट होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक सजेशन, स्मार्ट सिटी बॉन्ड इशू करने चाहिए थे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया, और उसके कारण से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उस लेवल पर उपलब्ध नहीं रही। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी, मैंने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लगभग कमजोरी रहा, और इससे सरकार पर खर्च का अधिक दबाव बना। और आप सबको अच्छे से पता, कोविड वगैरह भी आया और उसके बाद फंड का क्रंच हुआ, कहीं न कहीं सरकार नेपथ्य में चली गई इसको लेकर के। अब आता है स्मार्ट कैसे बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो समस्याएं उधर आपने पढ़ी उसका यहीं पर उलट दीजिए, इसको ठीक कर दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए, जैसे कैसे, और कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़िए तो जो समस्या है वही समाधान है। तो समस्या क्या है? पहली समस्या है कि या मतलब इसका जो एकांतिक पक्ष है, एक्सक्लूजनरी इस साइड है, इसको दूर किया जाए। दूसरा, यानी जो पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ तीसरा, एसपीबी मॉडल को 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप जोड़ा जाए। इसके अलावा इसकी एक स्पष्ट डेडलाइन बनाई जाए। फाइनेंशियल जो भी कंस्ट्रेंट उनको दूर किया जाए। नागरिक भागीदारी के अभाव को नागरिक भागीदारी के साथ जोड़ा जाए। और मॉडल क्या होगा, माने टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अन्य जो है मैनुअल तरीकों पर भी फोकस करना है। सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी को पॉजिटिवली बदल करके और निजी क्षेत्र की भागीदारी को ज्यादा बढ़ाना है, याद रखिएगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना है, याद रखिएगा। यानी हाईटेक समाधानों को लागू करने से पहले, यानी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरा इंप्लीमेंट कर दे, इंफॉर्मेशन सिटी बना दे, सूचना शहर बना दे, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी शहर बना दे। इसी को बोलते हैं क्या कि बहुत ज्यादा हाईटेक सॉल्यूशंस। इसकी बजाय सबसे पहले आपके शहर जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं को दूर करें, यानी शहरीकरण की चुनौतियों को दूर करें, जैसे पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराएं, स्वच्छता उपलब्ध कराएं, बिजली, सड़क और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाएं। यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यही स्मार्ट सिटी की नींव को तैयार करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सोल्यूशन। इसके अलावा योजना में नागरिकों को शामिल करना, मैंने बताया। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दें, यानी शहरों में रिन्यूएबल एनर्जी पर, वेस्ट मैनेजमेंट पर, ग्रीन भवन डिजाइन, इन सब पर ध्यान दें। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं, यानी शहरों के निर्माण और उसको बेहतर ढंग से गवर्न करने में हम टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, स्मार्ट ग्रिड बनाएं। इसके अलावा डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को हम शहरों में बेहतर करें, यानी कोई भी डिसीजन, कोई भी कार्य डेटा के आधार पर लें। इसके अलावा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें शहरों में रहने वाले लोगों को, और सभी जो वीकर सेक्शन भी हैं उनके लिए विभिन्न प्लान करें जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, क्षमता और कौशल का निर्माण करना, याद रखें। तो ये सारे सोल्यूशन होंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। अब आप मुझे बताइए GS 1 2 3 के लिए क्या ही संघर्ष करना, केवल मेरे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, मजा आ जाएगा।
अब आता सिंधु घाटी सभ्यता से नगर नियोजन सीखना। सिंधु घाटी के लोग वैज्ञानिक जल निकासी प्रणाली वाले नियोजित शहरों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु नगरों का निर्माण एक समान योजना पर हुआ और उनकी नगर योजना अब देख सकते हैं मैंने यहां बना दिया, पढ़ लीजिए, टाउन प्लानिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ऑब्वियस है यानी हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको आप पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, आंसर केवल 2 याद